जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की पिछली क्लासेज में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देख चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो चार्टर एक्ट 1793 और 1813 के विषय में है। और इसी क्लास में हम ये जो संशोधनात्मक अधिनियम 1786 ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया था, इसके विषय में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो 1786 में जब ये संशोधनात्मक अधिनियम भारतीय क्षेत्रों के लिए लागू किया जा रहा था, तो 1786 ईस्वी में यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो विलियम पिट थे। विलियम पिट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय क्षेत्रों में जो भी भारत में ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्र थे उनका गवर्नर जनरल बनाए जाने की एक योजना तैयार की जाने लगी कि कॉर्नवालिस को भारतीय क्षेत्रों में गवर्नर जनरल बनाया जाए। अब जब यहाँ कॉर्नवालिस को भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाए जाने की योजना तैयार की जाने लगी, तो कॉर्नवालिस के द्वारा कुछ शर्तें ब्रिटेन की संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई। उनमें एक प्रमुख शर्त यह थी कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अब एक शर्त इसने कॉर्नवालिस ने ये ब्रिटेन की संसद के समक्ष रखी कि जो गवर्नर जनरल है उसे इस प्रकार का एक अधिकार दिया जाए कि वो अपनी परिषद के निर्णय की अवहेलना कर सके। और साथ ही साथ इन्होंने एक शर्त और रखी कि जो प्रधान सेनापति की जो शक्तियां हैं प्रधान सेनापति की शक्तियों को भी गवर्नर जनरल में समाहित कर दिया जाए। ये दो शर्तें इसने मुख्य रूप से रखी कि यदि ब्रिटेन की संसद इन दो शर्तों को माने तो तब जो है मैं भारत में ब्रिटिश अधिग्रहित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूं। ये दो शर्तें मुख्य रूप से जब रखी तो ब्रिटेन की संसद में इन पर चर्चा की गई। और ये जो पहली शर्त है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार दिया जाए, इसके बारे में संसद ने जो प्रावधान रखा इस संशोधनात्मक एक्ट 1786 में, तो ये प्रावधान रखा गया कि आप अपने परिषद के निर्णयों की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन जब मामले जो है वो युद्ध से संबंधित हो या फिर संधि के मामले हो या फिर अपने उत्तरदायित्व, जो गवर्नर जनरल है उनके जो अपने उत्तरदायित्व थे, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति तो संसद ने एक प्रावधान रखा कि आप यदि युद्ध से संबंधित कोई मामला हो या संधि से संबंधित कोई मामला हो या फिर गवर्नर जनरल के उत्तरदायित्वों का कोई मामला हो और उस पर जो है परिषद के द्वारा निर्णय लिया गया हो,
तो उस निर्णय की आप अवहेलना कर सकते हैं। क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल था उसके साथ 3 अन्य सदस्य थे। अब यदि ये 3 सदस्य जो है बहुमत से निर्णय पारित कर देते थे तो वो निर्णय गवर्नर जनरल पर लागू होना था। ये प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट में रखा गया था। तो यहां पर इसमें संशोधित किया गया इसको, और इसमें कहा गया कि युद्ध, संधि या फिर आपके उत्तरदायित्वों के संबंधित में कोई मामला आता है तो उसमें आप परिषद के निर्णय की अवहेलना कर सकते हैं। दूसरी ये जो शर्त कॉर्नवालिस के द्वारा रखी गई थी संसद के सामने कि प्रधान सेनापति का पद जो है या प्रधान सेनापति की जो शक्तियां हैं उन्हें भी गवर्नर जनरल में ही समाहित कर दिया जाए, इस शर्त को ब्रिटेन की संसद ने स्वीकार किया। और कॉर्नवालिस ऐसे पहले गवर्नर थे जिनको कि प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। इससे पहले ये जो प्रधान सेनापति की शक्तियां थी तो वे ये जो गवर्नर के साथ 3 सदस्य अन्य थे, इन 3 सदस्यों में से एक में ही ये शक्तियां जो है वो समाहित की गई थी। तो अब इस संशोधनात्मक अधिनियम 1786 के तहत ये जो प्रधान सेनापति की शक्तियां हैं उन्हें भी गवर्नर जनरल में ही समाहित कर दिया गया। तो ये जो दूसरी शर्त इन्होंने रखी थी ये भी संसद ने स्वीकार की, और आंशिक रूप से ये जो अवहेलना, निर्णय की अवहेलना करने की जो शर्त इन्होंने रखी थी उसको भी संसद ने स्वीकार किया। अब चूंकि संसद ने स्वीकार इसलिए किया, ये जो कॉर्नवालिस हैं इन्हें सैन्य रूप से और प्रशासनिक रूप से काफी अनुभव है। क्योंकि जब 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी तो उस दौरान ये सेना नायक के पद पे अमेरिका में तैनात थे। तो भली भांति ये प्रशासन और सैन्य गतिविधियों के बारे में इन्हें जानकारी थी, जिस कारण से कि ब्रिटेन की संसद को इनकी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और 1786 में ये गवर्नर जनरल बनकर जो है भारतीय क्षेत्रों में आ गए थे। तो ये प्रावधान जो है इस संशोधनात्मक अधिनियम 1786 में रखे गए थे। मुख्य रूप से ये जो संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया था ये कॉर्नवालिस की ही शर्तों के अनुसार बनाया गया था, और कॉर्नवालिस को इसके बाद 1786 में भारतीय क्षेत्रों में गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब इसके साथ ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान रखा गया था कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार भारतीय क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, और 20 वर्षों के बाद देखा जाएगा कि कंपनी का कार्यकाल आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उस पर चर्चा 20 साल में की जाएगी। तो 1773 से और 20 साल जो है वो यहाँ 1793 में पूरे हो चुके हैं। तो 1793 में ये चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया गया, 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में कुछ मुख्य प्रावधान रखे गए, इनको थोड़ा देख लें। इसमें पहला प्रावधान तो यही रखा गया कि कंपनी का कार्यकाल या कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये एक मुख्य प्रावधान जो है इस चार्टर एक्ट 1793 में रखा गया कि फिर से कंपनी का जो एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार भारतीय क्षेत्रों के लिए, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही यहां पे एक अन्य प्रावधान रखा गया। इस 1793 के एक्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जो भी कानून भारतीय क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे उन्हें लिखित रूप में लागू किया जाएगा, और लिखित कानूनों के आधार पर प्रशासन की नींव डाली गई।
इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जो भी विधियां भारतीय क्षेत्रों के लिए बनाई जाएंगी वे लिखित रूप में लागू की जाएंगी, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति के अधिकारों के संबंधित मामले हैं, व्यक्ति के अधिकार या संपत्ति, व्यक्ति के अधिकार या संपत्ति से जुड़े जो भी मामले हैं, इन संबंधों में जो भी कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित किया जाएगा। तो यहां पे व्यक्ति के अधिकार और संपत्ति के संबंध में कानून को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए। ये एक प्रावधान इसमें रखा गया। एक अन्य प्रावधान इसमें रखा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये व्यवस्था इस प्रावधान इस चार्टर एक्ट में रखी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कुल 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन की संसद के द्वारा की जा रही थी, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वो भारतीय क्षेत्रों में कंपनी के राजनीतिक कार्यों की देखरेख करना था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, इनका वेतन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से और जब तक ये 1793 का चार्टर एक्ट लागू हुआ, इस दौरान इनका वेतन जो है वो इंग्लैंड के राजस्व से दिया जा रहा था। तो अब इस चार्टर एक्ट 1793 में ये प्रावधान किया गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, इनका वेतन भारतीय राजस्व से निकाला जाए और इनको भारतीय राजस्व से ही वेतन दिया जाए, क्योंकि मुख्य रूप से ये देखा गया कि भारतीय क्षेत्रों के लिए ही कार्य कर रहे थे, तो इनका वेतन भी भारतीय क्षेत्रों से ही निकाला जाना तय किया गया। तो ये कुछ प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में रखे गए, और यहां हमने 1786 के इस संशोधनात्मक अधिनियम को देखा। तो अब बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के विषय में। 1813 का चार्टर एक्ट किन परिस्थितियों में लागू किया गया, उन पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये जो चार्टर एक्ट 1813 में लागू किया गया था, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके प्रावधान सीधे सीधे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसके प्रावधान और उन प्रावधानों के पीछे क्या कारक थे, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट का एक प्रावधान हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो एक प्रावधान किया गया था, तब जाके हम समझ पाएंगे कि उसके पीछे क्या कारक थे, उन्हें भी हम समझेंगे। तो पहले इसका एक प्रावधान देख लेते हैं 1813 का। इसमें एक प्रावधान रखा गया कि भारत में कंपनी का एकाधिकार या जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास था, उसे समाप्त कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान इस चार्टर एक्ट 1813 में रखा गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया भारतीय क्षेत्रों के लिए। जबकि हम देख रहे थे यहाँ 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों के लिए उस एकाधिकार को बढ़ाया गया था, और 1600 ईस्वी में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तब से लेकर और यहाँ 1813 तक इस कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। तो ऐसी क्या परिस्थिति यहाँ 1813 तक आते आते बनी
कि कंपनी का ये व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त करना पड़ा। तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं जो कि कंपनी का एकाधिकार भारतीय क्षेत्रों में समाप्त किया गया। उसके लिए एक कारण यह बताया गया कि जो कंपनी है इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो चुका है और कंपनी एक ही समय पे भारतीय क्षेत्रों में राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य करने में लगभग अक्षम है। तो इस कारण से इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। एक कारण तो यह बताया गया कि विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाए। एक कारण हम ये लिखेंगे, क्षेत्र का विस्तार होने के कारण राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य एक साथ करना एक कारण तो स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि अब जब कंपनी का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो चुका है तो अब ये कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य एक समय पर करे ऐसा संभव नहीं है। तो अब चूंकि राजनीतिक कार्यों के लिए एक संस्था बनाई गई थी जो कि ब्रिटेन के सीधे नियंत्रण में थी, ब्रिटेन की संसद के सीधे नियंत्रण में बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों को देख रहा था। तो अब चूंकि भारतीय क्षेत्रों में धीरे धीरे ब्रिटेन की पकड़ को और मजबूत करना है तो राजनीतिक कार्यों में तो हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन कंपनी के जो व्यावसायिक कार्य थे, व्यावसायिक कार्यों में इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये एक कारण रहा। और एक अन्य कारण है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है इस एकाधिकार को समाप्त किए जाने के पीछे, वो था नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली। अब ये नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली क्या थी और इसने किस प्रकार से यहां कंपनी के एकाधिकार को प्रभावित किया, इसके विषय में थोड़ा देखें। तो ये जो नेपोलियन था, फ्रांस के अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र पर इसका प्रभाव जो है वो स्थापित हो चुका था यहां 1813 तक आते आते। अब क्योंकि यहां यूरोप की स्थिति देखें, यूरोप की स्थिति इस प्रकार से है कि ये ब्रिटेन और यहाँ ये यूरोप की मुख्य भूमि है जिस पर कि ये फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन या अन्य देश हैं। तो ये ब्रिटेन जो है एक द्वीप के रूप में यहाँ यूरोप में स्थित है ब्रिटेन, और ये जो मुख्य भूमि में ये जो देश हैं फ्रांस और इत्यादि देश, तो फ्रांस के नेपोलियन का यहाँ मुख्य भूमि में काफी प्रभाव स्थापित हो चुका था और उस प्रभाव के कारण उसने जो ब्रिटेन में जो मशीनीकरण के द्वारा सामान तैयार किया जा रहा था उसे यहां यूरोप के क्षेत्रों में बेचने पर पूर्ण रूप से उसने प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी उसके क्षेत्र थे जहां जहां नेपोलियन का प्रभाव था उन क्षेत्रों में ब्रिटेन में जो सामान तैयार किया जा रहा था मशीनीकरण के दौर में, उस सामान को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब चूंकि ब्रिटेन में लगातार माल तैयार हो रहा था, नए उद्यम यहां स्थापित हो रहे थे और उन उद्यमों के द्वारा जो माल तैयार किया जा रहा था उस माल के लिए बाजार की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि नेपोलियन के द्वारा यहां यूरोप की मुख्य भूमि में ब्रिटेन के माल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब ये जो कंपनियां ब्रिटेन के क्षेत्र में माल तैयार कर रही थी, ये अपना पहले ये अपने माल को कुछ अमेरिका में बेचती थी। अब अमेरिका भी इनके हाथ से निकल गया 1776 में। तो अब ये जो नई कंपनियां यहां स्थापित हो रही थी और माल तैयार कर रही थी, इन्होंने जो है संसद पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
कि हमारे लिए जो हम नई कंपनियां हैं, हमारे लिए भी जो है बाजार की एक समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि हम भी अपना माल बेच सके और कुछ मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो संसद पे जब नई कंपनियों ने दबाव बनाना प्रारंभ किया, और इन नई कंपनियों ने यह भी इच्छा जाहिर की कि जब यहाँ यूरोप में माल बेचने में कठिनाई हो रही है, अमेरिका हमारे हाथ से निकल चुका है, तो हमें भारतीय क्षेत्रों में व्यापार की अनुमति प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से ये जो नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम इसे कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम प्रणाली इस प्रकार से इसने विकसित की कि यहां इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान हो सके। तो इसी क्रम में जब यहां नई कंपनियों के द्वारा ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाया गया, तो संसद को यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त करना पड़ा। तो यहां 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान ये रखा गया कि भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। एकाधिकार समाप्त किया गया है, न कि कंपनी को समाप्त किया गया है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने से तात्पर्य यह है कि अब एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार करेगी, और साथ ही साथ जो अन्य कंपनियां हैं वे भी भारतीय क्षेत्रों में व्यापार कर सकती हैं। तो यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन कंपनी का जो चाय का व्यापार था, और कंपनी ने जो चीन के साथ व्यापार स्थापित किया था, इन दोनों कार्यों के लिए कंपनी का एकाधिकार जो है वो बना रहा। अब इससे स्पष्ट है कि जो भी नई कंपनियां ब्रिटेन से भारत में आएंगी, वो एक तो चाय का व्यापार नहीं कर सकती, और दूसरा कि वो चीन के साथ अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि चाय के व्यापार का और चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार है, इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो बना रहा। अब इस एक्ट के अन्य प्रावधानों को समझें कि जब अब यहां ब्रिटेन से कंपनियां भारतीय क्षेत्रों में आएंगी, तो यहां ब्रिटेन के नागरिक भी आएंगे। अन्य नागरिक जो आएंगे उनकी व्यवस्था इस प्रकार से की गई कि लाइसेंस लेकर भारत में निवास या व्यापार किया जा सकता है। अब चूंकि नई कंपनियां आएंगी तो उसके साथ अन्य लोग भी आएंगे, तो उन्हें यह प्रावधान रखा गया उनके लिए कि आप लाइसेंस लेंगे, और लाइसेंस लेकर आप भारत में निवास कर सकते हैं, और साथ ही साथ व्यापार यहां भारतीय क्षेत्रों में स्थापित कर सकते हैं। ये जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, लाइसेंस जो है वो ब्रिटेन की संसद जारी करेगी। ब्रिटेन की संसद से आपको लाइसेंस लेना होगा, और उस लाइसेंस के जरिए आप भारत में निवास कर सकते हैं, और व्यापारिक छूट आपको दी जाती है। ये दो प्रावधान इस एक्ट में रखे गए मुख्य रूप से। अन्य प्रावधानों की बात करें तो इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान ये रखा गया कि जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य का प्रकाशन किया जाए, और विज्ञान विषय के प्रति
ये एक व्यवस्था रखी गई कि भारतीय साहित्य का प्रकाशन किया जाए और विज्ञान विषय के प्रति जो है वो भारतीयों की रुचि को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए प्रतिवर्ष जो है भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात इस एक्ट में कही गई कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए अनुदान दिया गया। अब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे और भारतीय साहित्यों का प्रकाशन किया जाएगा और भारतीय लोगों की जो है वो विज्ञान विषय के प्रति रुचि को बढ़ाया जाएगा। ये प्रावधान इसमें रखा गया। अब चूंकि अंग्रेज जो है वो यहां पर अंग्रेजों की दूरदृष्टि स्पष्ट हुई है, क्योंकि अब अंग्रेजों का क्षेत्र भारत में अंग्रेजों का क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो चुका था, तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से ऐसे शिक्षित लोग चाहिए थे जो कि उनकी उनकी व्यापार में सहायता कर सकें और उनके लिए काम कर सकें। तो इसलिए भारतीयों को शिक्षित किया जाना आवश्यक था। इस कारण से उन्होंने जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने की बात कही। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों को देखा जाए तो इसी चार्टर एक्ट में एक ये प्रावधान रखा गया कि जो ईसाई मिशनरीज जो थी, ईसाई मिशनरियों को यह अनुमति दी गई कि आप भारत में जाकर धार्मिक प्रचार कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पे शैक्षणिक संस्थान आप खोल सकते हैं। शिक्षा की व्यवस्था की अनुमति इनको दी गई। ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता या धार्मिक प्रचार की अनुमति इनके लिए ये स्पष्ट प्रावधान बनाया गया कि आप भारतीय क्षेत्रों में जाकर यहां पर धार्मिक प्रचार कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है यहां पर शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी रखा गया कि जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं, तो जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों में जो प्रांतीय गवर्नर रखे गए थे, वे प्रांतीय गवर्नर अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधि का निर्माण कर सकते थे। लेकिन यह शर्त रखी गई कि जो भी विधि का निर्माण वे अपने क्षेत्रों के लिए करेंगे, इस विधि को पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के पास भेजा जाएगा और ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इस विधि को लेके जाएगा ब्रिटेन की संसद के पास और तब संसद तय करेगी कि ये जो विधि का निर्माण प्रांतीय गवर्नर करना चाह रहे हैं वो विधि लागू की जाए या न की जाए या उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। ये सब विषय जो है ब्रिटेन की संसद तय करेगी और यदि ब्रिटेन की संसद अनुमोदित करती है तो अनुमोदन के पश्चात वो विधि जो है बंबई और मद्रास के क्षेत्रों में लागू की जाएगी। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था रखी गई कि विधि का निर्माण प्रांतीय गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटेन की संसद को अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है। तो ये कुछ प्रावधान जो है इस 1813 के चार्टर एक्ट में रखे गए थे। मुख्य रूप से परीक्षाओं में सीधे ही ये पूछ लिया जाता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया
व्यापारिक एकाधिकार जो था वो समाप्त किया गया, या अन्य भी सभी प्रावधान इसके महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप एक बार जरूर से रिवीजन करें ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्हें विधि बनाने का अधिकार मिल चुका है दोनों ही प्रांतीय गवर्नर जो है मद्रास और बंबई के। तो इस प्रकार के भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं कि किस एक्ट के द्वारा यहां गवर्नर को, जो प्रांतीय गवर्नर हैं, इन्हें विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान आज के इन चार्टर एक्ट में हमने देखे। 1786 के संशोधनात्मक एक्ट को हमने देखा। संशोधनात्मक एक्ट में किस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्तियों को विस्तृत रूप दिया गया वो भी हमने देखा। साथ ही साथ 1813 के चार्टर एक्ट और 1793 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों को हमने समझा। 1793 के चार्टर एक्ट के जो मुख्य प्रावधान एक बार रिवीजन कर लेते हैं उनका। उसमें जो कंपनी का कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और साथ ही साथ लिखित कानूनों के आधार पर अब जो है वो प्रशासन किया जाएगा भारतीय क्षेत्रों में, ऐसे प्रावधान उसमें रखे गए थे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान जो है वो 1793 के इस चार्टर एक्ट में किए गए थे। उसके बाद हमने 1813 का ये चार्टर एक्ट देखा जिसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने के पीछे के कारणों को हमने देखा, जिनमें कि कारण बताए जाते हैं। एक दो क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया था, और साथ ही साथ ये जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो ये महाद्वीपीय प्रणाली या कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था, इसको महत्वपूर्ण कारक बताया गया है इस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के पीछे। क्योंकि यहाँ नई कंपनियों ने ब्रिटेन की संसद पर दबाव बनाना प्रारंभ किया था, और साथ ही साथ नई कंपनियां जो है वो भारतीय क्षेत्रों में व्यापार के लिए लालायित थी। तो इस प्रकार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। साथ ही साथ लाइसेंस लेकर भारतीय क्षेत्रों में निवास करना या भारतीय शिक्षा पर खर्च करना, ये पहली बार ही किया गया था कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत में शिक्षा संबंधी कोई कार्य किया गया हो। इससे जो है राज्य की शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया इस एक्ट के द्वारा कि राज्य जो है शिक्षा की व्यवस्था करे। इस प्रकार से जब 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए यहां स्वीकृत किए गए तो उसके जरिए देखा गया कि राज्य क्या उत्तरदायित्व बन गया है कि वे शिक्षा की समुचित व्यवस्था भारतीय क्षेत्रों में करे, भारतीय जो साहित्य है उसका प्रकाशन करे, और विज्ञान विषय के प्रति भारतीयों की रुचि को बढ़ाए। साथ ही साथ इस एक्ट में यहां हम देख रहे थे कि मिशनरियों को भी भारतीय क्षेत्रों में धार्मिक प्रचार की अनुमति दी गई, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि खोले जाने की इन्हें अनुमति दी गई, और ये जो विधि बनाने का अधिकार दोनों प्रांतीय गवर्नरों को दिया गया, ये भी हमने इस क्लास में देखा। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगली क्लास में हम 1833 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।